सिंस आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, आप इंडिविजुअली इतने सारे स्टॉक्स शायद ना बाई कर सको, बट जब आपका फंड पूल हो जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ, तो आप बहुत अलग अलग तरह के स्टॉक्स बाई कर सकते हो। और उस फैक्ट शीट से हम समझेंगे कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा, जो ब्रोकरेज या फिर जो कमीशन इंटरमीडिएटरी को पहले मिलता था रेगुलर फंड में, वो ये डायरेक्ट फंड में नहीं मिलता है। इंडेक्स भले ही 10% से गिर जाए, बट ये पर्टिकुलर फंड ऑन एन एवरेज बेसिस 9% से ही गिरेगा। एनएवी की वैल्यू ही हमारे फंड की या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताता है। हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में एंड टू एंड चीज़ें जानेंगे। ये एक लंबा वीडियो होने वाला है, तो जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानता है, ये वीडियो उनके लिए ही है। और जो थोड़ा बहुत भी जानता है, वो करेक्ट टाइम स्टैम्प पे जाके अपने लिए जो यूज़फुल चीज़ें हैं उसको अच्छे से देख सकता है। तो ये पूरे वीडियो को मैंने कुछ 5 to 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। सेकंड पार्ट में मैं एक्चुअल में एक फैक्ट शीट खोलूंगा म्यूचुअल फंड की, और हमें म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी चीज़ें उसी के थ्रू समझ में आ जाएगी। थर्ड चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट फंड एंड रेगुलर फंड। ये होते क्या है, शायद हो सकता है आपने कभी डायरेक्ट फंड का नाम नहीं सुना हो, रेगुलर म्यूचुअल फंड का नाम नहीं सुना हो, पर ये दोनों होते क्या है और इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फोर्थ पॉइंट, मैं आपके साथ एक स्क्रीनर रन करूंगा म्यूचुअल फंड का, और वहाँ पे मैं बहुत सारे फिल्टर्स अप्लाई करूंगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हम अच्छे अच्छे फिल्टर्स लगा के कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स निकाल सके जो हमारे लिए इन्वेस्टेबल हो। ऑलराइट, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बिकॉज कुछ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए 8 से 10 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होने चाहिए जिनको हमको अप्लाई करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट हमको हमारे लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। तो वो 8 से 10 फिल्टर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, दैट इज द एक्सपेंस रेशो, जिसके बारे में हम पूरा पूरा एंड टू एंड डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेंस रेशो कैलकुलेट कैसे होता है, वर्क कैसे होता है, ये एक्सपेंस रेशो आपके ऊपर एज एन इन्वेस्टर लेवी कैसे होता है, आपका अमाउंट डिडक्ट कैसे होता है, या फिर ये फंड आपसे कैसी एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, बिकॉज ओवर द टॉप हमको कभी एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि एक्सपेंस रेशो कैलकुलेट कैसे हो रहा है, कैसे डिडक्ट कर रहे हैं। बट आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली एक्सपेंस रेशो होता कैसे है डिडक्ट, और कैसे आप एज एन इन्वेस्टर फायदा उठा सकते हो उन फंड्स का जिनका एक्सपेंस रेशो कम है। एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेसिक गाइड ऑफ द टैक्सेशन दैट इज एप्लीकेबल ऑन म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, और उन अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, और वो टैक्सेस कैसे एप्लीकेबल है वो हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट को समझने से, विच इज़ द बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, या फिर म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करते हैं। सो देखो, म्यूचुअल फंड का आइडिया बहुत सिंपल है। देयर इज अ फंड मैनेजर इन द मिडिल। ऑलराइट, वो फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसको मार्केट्स में या फिर बॉन्ड मार्केट में या फिर कमोडिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना आता है। ऑलराइट, डिपेंड करता है, म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरह के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर है या पर्टिकुलर पर्सन है, वो काफ़ी एक्सपर्ट है कि आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ये हो गया बीच में एक फंड मैनेजर। अब ये फंड मैनेजर अपॉइंट कौन करता है, ये एक फंड मैनेजर जो अपॉइंट होता है वो एएमसी अपॉइंट करती है, दैट इज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, आपने सुना होगा कोटक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एचडीएफसी की भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वैसे ही मिराई एसेट की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये सारे ही एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, ये अपने अलग अलग फंड लॉन्च करते हैं, और उन अलग अलग फंड के अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं। तो ये जो फंड मैनेजर है, ये आपका पैसा मैनेज करता है जनरली एक म्यूचुअल फंड में। और ये जो फंड मैनेजर है, उसके पास आप और मेरे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं या लमसम वे में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप और मेरे जैसे अलग अलग इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा पुल करते हैं, वो सारा पैसा पुल करके इस पर्टिकुलर फंड मैनेजर को देते हैं, और ये फंड मैनेजर क्या करता है, मार्केट में जाके इस पैसे को डिप्लॉय करता है। तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं एक एक्सेल शीट पे और देखते हैं कैसे वर्क होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास टोटल हमारे जैसे 6 इन्वेस्टर्स है। नमन है, शुभ है, सोमनाथ है, राहुल है, महीप है, आलोक है। ऑलराइट, ये सारे ही इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है। तो जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं फंड में, वो इतना बड़ा नहीं है। तो इन्होंने 10,000, 20,000, 30,000, 25,000, 10,000 और 5,000 इतने रुपए इन्वेस्ट किए। अब एज ए फंड मैनेजर बहुत ही अलग अलग तरह के लोग मेरे को ये फंड देते हैं। ऑलराइट, और करीबन करीबन जनरली एयूएम साइज जो फंड्स का होता है, या फिर जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, एयूएम इज द एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये जो मैनेज करते हैं, ये 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ तक चले जाता है बहुत ही ईजिली। ऑलराइट,
सो ये जो फंड है, ये जो मुझे कलेक्ट हुआ है 6 इन्वेस्टर से, मैं क्या करता हूँ एज अ फंड मैनेजर, मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट को अलग अलग सिक्योरिटीज़ में डिप्लॉय करता हूँ। जैसे जैसे इन सिक्योरिटीज़ का वैल्यू बढ़ता है, वैसे वैसे इस पर्टिकुलर फंड का भी वैल्यू बढ़ता है, और वैसे वैसे ये जो 6 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ इन्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, उनका भी वेल्थ बढ़ता है। सो एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया है म्यूचुअल फंड्स में कि बीच में एक पर्सन है, फंड मैनेजर है, जो एएमसी ने अपॉइंट किया है, और अलग अलग इन्वेस्टर्स जो उसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं इस फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ का, जो कि मार्केट्स में आपके बिहाफ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। और सिंस आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, आप इंडिविजुअली इतने सारे स्टॉक्स शायद ना बाई कर सको, बट जब आपका फंड पूल हो जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ, तो आप बहुत अलग अलग तरह के स्टॉक्स बाई कर सकते हो मार्केट्स में। सो आइडिया बहुत नोबल है, बहुत सिंपल है, और इससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का स्पेशली फ़ायदा हुआ है। तो आप समझते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं म्यूचुअल फंड में, चीज़ें रन कैसे होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक फैक्ट शीट रन करूँगा म्यूचुअल फंड की, और उस फैक्ट शीट से हम समझेंगे कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा, एंड एट द वेरी सेम टाइम जो जो नुआंसेस लिखे हुए होते हैं एक फैक्ट शीट में, वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक फैक्ट शीट खोलते हैं और समझते हैं कि चीज़ें वर्क कैसे करती है। सो ये फैक्ट शीट है, फैक्ट शीट में म्यूचुअल फंड के बारे में लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करने वाला है, कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने वाला है। सो इसका नाम है एक्सिस फोकस 25 फंड। ऑलराइट, सो नाम से ही काफ़ी चीज़ हमको समझ में आ रही है। इट्स एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन मैक्सिमम 25 स्टॉक्स इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज। अब ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, बट फॉर नाउ हमको और चीज़ें फंड के बारे में समझनी है जो हम समझेंगे। सो लेट्स रीड अबाउट इट। इट फोकसेस ऑन 25 बेस्ट आइडियाज विद हाई कन्विक्शन वाइल रिमेनिंग डाइवर्सिफाइड। अब देखिए, ये जो फंड है ये सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे इंडिविजुअली, बट ये सारे ही कैप्स में कुछ 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 प्रपोर्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो वो चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फंड इन्वेस्ट कहाँ करने वाला है। सो दैट इज़ द आइडिया। हर एक म्यूचुअल फंड की आपको ऐसी एक फैक्ट शीट मिलेगी, और ये फैक्ट शीट को लोग अपडेट करते जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। सो आपको फंड के बारे में और पता चलता जाता है। ऑलराइट, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी फंड मैनेजर की, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेंगे, उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनमें उनका कन्विक्शन बहुत हाई है, रिस्क को मैनेज करेंगे, और एक 25 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो बन रहा है मैक्सिमम, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इतने सारे स्टॉक्स इस पर्टिकुलर फंड में बाई नहीं होंगे। ऑलराइट, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट वो सारी चीज़ें हमको समझनी चाहिए बिफोर वी डू आर इन्वेस्टमेंट्स। अब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एज अ फंड मैनेजर वो क्या चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड से। वो ऐसा चाह रहे हैं कि वो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करे जिनका आरओई आरओसी बहुत ज़्यादा हो, एट द वेरी सेम टाइम उन कंपनीज को अवॉइड करे जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो। ऑलराइट, सो वो सारी चीज़ें हैं, एंड एट द वेरी सेम टाइम पोर्टफोलियो क्या रहेगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, वो चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल 50 to 60% इस पर्टिकुलर फंड का एलोकेशन जो रहेगा वो एक लार्ज कैप इक्विटी साइड पे रहेगा, मतलब बड़ी कंपनीज में रहेगा जिन्होंने अपना मेटल प्रूफ किया हुआ है। और जो 20 to 25% एलोकेशन है वो अल्फा पोर्टफोलियो में रहेगा, मतलब ऐसे स्टॉक्स फंड मैनेजर पिक करने की ट्राई करेगा जो आपके लिए रिटर्न, एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दे। ऑलराइट, नॉर्मल बेंचमार्क रिटर्न जो सेंसेक्स निफ्टी देते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपका 20 to 25% पोर्टफोलियो एलोकेट होगा। लाइकवाइज 20 to 25% जो एलोकेशन है वो इमर्जिंग थीम्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 2023 में हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ कुछ कुछ इमर्जिंग थीम्स या फिर कुछ कुछ ऐसी थीम्स जो बेटर परफॉर्म कर रही है, वो है रेलवे, पीएसयूज, ग्रीन एनर्जी टू सम एक्सटेंट। तो उन पर्टिकुलर थीम्स को फंड मैनेजर पिक करेगा और कोशिश करेगा कि वहाँ से वो बेनिफिट ले सके। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है म्यूचुअल फंड की, और इस स्ट्रैटेजी की बेसिस पे वो अपना फंड जो है वो डिप्लॉय करने वाला है। फंड मैनेजर के व्यूज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या टॉप 10 स्टॉक्स है जहाँ पे एलोकेशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस हुआ हुआ है, क्या टॉप 10 सेक्टर्स है जिनके बारे में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो ऑल दोस थिंग्स आर रिटन ऑन द फर्स्ट पेज एज यू ऑल कैन सी। सेकेंड चीज़ जो हमको समझ में आ रही है इज रिटन अबाउट एक्सिस फोकस 25 फंड डायरेक्ट प्लान, ऑलराइट, वर्सेज निफ्टी 500 TRI। अब ये दोनों चीज़ें क्या है ये हम समझते हैं। ऑलराइट, सो ये फंड का नाम है ये तो हम जानते ही है, बट ये एक डायरेक्ट प्लान है। अब ये डायरेक्ट प्लान क्या होता है और ये ग्रोथ प्लान क्या होता है, ये दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि डायरेक्ट प्लान क्या होता है। सो देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर हम पिछले 10 साल या 15 साल को छोड़ दें तो उससे पहले कैसे इन्वेस्टमेंट होता था। आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, ये एक म्यूचुअल फंड है, तो आपके और म्यूचुअल फंड के बीच में डायरेक्टली कोई कॉन्वर्जेशन या फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता था। सो देयर यूज्ड टू बी एन इंटरमीडिएटरी जो आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता था और आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करवाता था, और ये जो इंटरमीडिएटरी है गोज विदाउट सेइंग ये कमीशन अर्न करता था आपके इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे। सो ये होता था रेगुलर फंड। ऑलराइट, ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में फ्लो आज भी रेगुलर फंड्स के थ्रू ही आता है। बट इसके कॉन्ट्ररी एक और तरह का इन्वेस्टमेंट या फिर एक और तरह का वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में, दैट इज थ्रू डायरेक्ट फ्लो।
ऑलराइट, सो आप एज एन इन्वेस्टर हो और ये आपका एएमसी का फंड है। ऑलराइट, अगर आप डायरेक्टली इस एएमसी के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी इन द मिडिल, सो ऑटोमेटिकली इसको हम डायरेक्ट फंड बोलेंगे। अब इसका फायदा क्या है, जो ब्रोकरेज या फिर जो कमीशन इंटरमीडिएटरी को पहले मिलता था रेगुलर फंड में, वो ये डायरेक्ट फंड में नहीं मिलता है। ऑलराइट, सो ये जो ब्रोकरेज कमीशन जो भी नाम आप दे दो वो आपके लिए बचता है और वो रिटर्न आपके पास ही पास ऑन होता है। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब इंटरमीडिएटरी था तो आपका 1.5% फॉर एग्जांपल एज एक्सपेंस निकल जाता था, तो आपका कुछ 98.5 रुपीज़ इन्वेस्ट होता था। बट मान लो कि अब इंटरमीडिएटरी नहीं है तो केवल 0.5% ही आपका एक्सपेंस की तरह चार्ज हो रहा है और 99.5 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो। तो ये जो 1 रुपये का फ़ायदा है ये एक बार को देखने के लिए छोटा लगता है, बट जैसे जैसे आप इसको बड़े अमाउंट से देखते जाओगे और जैसे जैसे आप इसको कंपाउंड करते जाओगे आने वाले 15-20 साल के लिए, ये अमाउंट खुद में ही एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ऑलराइट, इसलिए अगर आपको म्यूचुअल फंड पिक करना खुद से आ जाए तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत बार आया होगा कि 1000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, पर आपके लिए कौन सा सही है? इसका आंसर ढूंढने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। अदरवाइज आप शायद कभी नहीं जान पाओ कि आपके लिए कौन सा फंड सही है और कौन सा गलत। हमने सीए ट्विंकल जैन के साथ हाउ टू पिक द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पे एक कोर्स बनाया है, जहां हमने मल्टीपल केस स्टडीज एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया है और थरली सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने की प्रोसेस को समझाया है। इसके साथ म्यूचुअल फंड्स के सारे न्यूएंसेस इसमें कवर किए गए हैं। इस कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है और आप इस कोर्स में इस लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एंड सेकेंड जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ इज अबाउट द ग्रोथ प्लान। ऑलराइट, सो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो आपके लिए अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे। जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी का सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ता है, एट द वेरी सेम टाइम कंपनीज डिविडेंड भी देती है। तो अब वैसे ही आप भी एज एन इन्वेस्टर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। क्या आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो कि आपकी वेल्थ इंक्रीज करके दे, या फिर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो आपके लिए एक रेगुलरली कैश फ्लो जनरेट करके दे। सो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका इंटेंशन क्या है म्यूचुअल फंड के साथ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या आप चाह रहे हो कि आपको हर साल वो 100 रुपये में से 5-5 रुपये आपको एज डिविडेंड या फिर एज रेगुलर इनकम मिलता जाए, वो आपका इंटेंशन है? या आप चाह रहे हो कि आपका जो 100 रुपया है वो 105 हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए और ऐसे धीरे धीरे ग्रो करता जाए? अगर आपका इंटेंशन है कि आपका जो फंड है वो ग्रो करता जाए तो आपको ग्रोथ प्लान सिलेक्ट करना ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर आपका इंटेंशन है कि नहीं, मेरे जो है रेगुलर कैश फ्लो चाहिए मेरे फंड्स में से, देन इन दैट केस आपको IDCW प्लान होता है, जो आप देखोगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के आगे नाम के आगे लिखा होता है IDCW प्लान। सो वो फंड को सिलेक्ट करना आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाता है। और इसके बारे में भी हम समझेंगे एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कैसे वर्क होते हैं। बट एज इन्वेस्टर्स ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30-35 हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंड कर सके, इसलिए हमारे लिए ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिकमेंडेड है। सो दो चीज़ें हमें समझ में आ रही है, डायरेक्ट प्लान का डिफरेंस वर्सेस आपके रेगुलर प्लान का डिफरेंस, एंड सेकेंडली ग्रोथ प्लान वर्सेस IDCW प्लान का डिफरेंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फंड का नाम एक्सिस फोकस 25 फंड है। ये जो फंड है ये आपको ग्रोथ ऑप्शन में भी मिलेगा, ये आपको IDCW में भी मिलेगा, ये आपको रेगुलर स्कीम में भी मिलेगा, ये आपको डायरेक्ट स्कीम में भी मिलेगा। और फंड जो है वो तो आपको हर एक तरीके से मिलेगा ही मिलेगा, आपको सिलेक्ट करना है कि इस पर्टिकुलर फंड में आपको किस राउट से जाना है। एंड सेकेंड चीज जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इज निफ्टी 500 TRI। ये चीज क्या है, तो देखिए जब भी एक म्यूचुअल फंड बनता है तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना अच्छा आ रहा है कितना खराब आ रहा है ये केवल हम आइसोलेशन में नहीं जान सकते। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में अगर रिटर्न 100 से 120 हो गया है तो ये 20% का जो रिटर्न आया है क्या वो अच्छा रिटर्न है या खराब रिटर्न है, इसको आप केवल आइसोलेशन में नहीं जान सकते हो। इसके लिए आपको कोई बेंचमार्क से कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड के सामने सामने आपको एक बेंचमार्क भी रखना ज़रूरी है, जैसे कि इस केस में हमने निफ्टी 500 रखा है। ऑलराइट, सो निफ्टी 500 एक बेंचमार्क की तरह एक्ट कर रहा है कि यस निफ्टी 500 में कितना रिटर्न आया है वर्सेस आपके म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आया है। हम यही चाहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हम हमारे लिए सिलेक्ट कर रहे हैं ये ऐसा म्यूचुअल फंड हो जो हमारे बेंचमार्क को बीट करे, वरना तो आप डायरेक्टली बेंचमार्क में ही इन्वेस्ट कर देते। सो ये चीज़ अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए बेंचमार्क से बेटर रिटर्न जनरेट करके दे। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। और हम देख पा रहे हैं कि कैसे वर्कआउट हुआ है।
तो आप देखिए 1 ईयर प्लान में इस पर्टिकुलर फंड ने -13.67% रिटर्न जनरेट किया था और निफ्टी 500 ने -0.22% रिटर्न जनरेट किया था। तो हमारे फंड ने खराब परफॉर्म किया था। ऑलराइट, वैसे ही 3 इयर्स का टाइम पीरियड देखे तो हमारे फंड ने 12.53% रिटर्न जनरेट किया, निफ्टी 500 ने 17.95 किया। अगेन 3 इयर्स के टाइम फ्रेम में भी हमारे फंड ने खराब परफॉर्म किया है। एंड लास्टली अगर 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो हमारे फंड ने 11.9% का रिटर्न दिया है ऑन एन एनुअल बेसिस, बट निफ्टी 500 जो हमारा बेंचमार्क है उसने 12.79% का रिटर्न दिया है। अगेन यहाँ पे टीआरआई का मीनिंग भी समझना हमको जरूरी है। टीआरआई इज नथिंग बट टोटल रिटर्न इंडेक्स। ऑलराइट, सो टोटल रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि आपका ये बेंचमार्क है, उसमें हो सकता है 500 स्टॉक्स हो, अब वो 500 स्टॉक्स कैपिटल वाइज भी अप्रिशिएट होते हैं और वो डिविडेंड भी देते हैं। तो टोटल रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो भी हमको समझना है, वो भी हमको कैलकुलेशन में लेना है, एंड एट द वेरी सेम टाइम जो डिविडेंड से रिटर्न आ रहा है वो भी हमको कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडेक्स में अप्रिसिएशन हुआ है 10% का, बट ये इंडेक्स के सारे स्टॉक से मिला के 2% का डिविडेंड भी दिया है। सो इन दैट केस आपका टोटल रिटर्न कुछ 12% जितना होता है। तो हमें जब टीआरआई की बात करते हैं, टोटल रिटर्न की बात करते हैं, तो हमें 12% पूरा पूरा कंसिडर करना है, जहाँ पे हम अप्रिसिएशन भी कंसिडर कर रहे हैं और डिविडेंड भी कंसिडर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं कि 5 साल के टाइम पीरियड में हमारे फंड ने बेटर परफॉर्म किया है, एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर हम इंसेप्शन से देखें तो अगेन हमारा फंड ने बेटर परफॉर्म किया है। सो ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका फंड 3 साल 5 साल और इंसेप्शन से कैसा परफॉर्म कर रहा है। 1 साल बहुत छोटा टाइम पीरियड हो जाता है, इसलिए मैं वो जनरली कंसिडर नहीं करता हूँ, बट 3 साल 5 साल और 10 साल जैसे टाइम पीरियड्स को आपको कंसिडर करना है कि ये फंड आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है विज़ द बेंचमार्क। ऑलराइट, सो वो चीज़ें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, और इस केस में इस फंड ने 5 ईयर के टाइम फ्रेम में ठीक परफॉर्म किया है, बट 1 और 3 साल के टाइम पीरियड में परफॉर्म इतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। ऑलराइट, टू मेक थिंग्स मोर क्लियरर, इस पर्टिकुलर फंड की फैक्ट शीट में एक और एडिशनल बेंचमार्क भी लिखा गया है निफ्टी 50 का। अगेन उसके साथ भी कंपेरिजन हुए हुए हैं। सो अगर आपको और डिटेल में समझना है कि 500 इंडेक्स के अलावा निफ्टी 50 के सामने कैसा परफॉर्म किया है, तो वो भी आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ दी एंटायर आइडिया। ये फंड करीबन 1 जनवरी 2013 को शुरू हुआ था, जब 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए थे उसमें। तो 30 सितंबर 2022 लास्ट ईयर की ये फैक्ट शीट है, तो तब तक ये फंड ने इतना रिटर्न दिया था। ऑलराइट, सो इस तरीके से ये वर्क होता है। ऑलराइट, अब कुछ कुछ बात आ जाती है फंड के बारे में समझने की जो हमको चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कैटेगरी क्या है इस पर्टिकुलर फंड की, फोकस्ड फंड है। ऑलराइट, क्या डेट था इंसेप्शन का, 29 जून 2012 इंसेप्शन डेट था। बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 500 का बेंचमार्क है। मिनिमम एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन दोनों तरह की लिखी गई है, एसआईपी की भी और लमसम की भी। एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप चाह रहे हो कि आपका इस पर्टिकुलर फंड में एवरी मंथ आप अपना एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो, सो वो आपका एसआईपी में फॉल करता है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका एक लमसम इन्वेस्टमेंट हो इस पर्टिकुलर फंड में, तो वो आपका लमसम में फॉल करता है। सो अगर आपको एक साथ बहुत सारा पैसा इस फंड में डालना है तो लमसम फंड हो गया वो, और मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसकी वो आपको 500 रुपीज़ से स्टार्ट करना है। एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर आपको एसआईपी करनी है, आपको रेगुलरली मंथली बेसिस पे इस पर्टिकुलर फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। और आप बढ़ा कैसे सकते हो, आप 1 रुपये के मल्टीपल में बढ़ा सकते हो। सो वो तो बहुत ही सिंपल है चीज़ समझना। ये जो हम डायरेक्ट फंड की बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम एएमसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम फंड में पैसा डाल सकते हैं, ये हो कैसे सकता है, आप किसी भी एएमसी की वेबसाइट पे जाके ये चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सिस का फंड है तो आप एक्सिस की एएमसी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये नंबर 1 तरीका है। सेकेंड तरीका है डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का, आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो जो कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान अपने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म को लेके आ रहा है जहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्टिंग कर सकते हो। वैसे ही पेटीएम करके भी एक प्लेटफॉर्म है, ग्रो करके भी एक प्लेटफॉर्म है। ऑलराइट, तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट 2 चीज़ें हमको जो समझनी है यहाँ पे, ये समझना है कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर फंड के लिए। ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शंस अवेलेबल है। आईडीसीडब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल। सो आइडिया बहुत सिंपल है, अगर आप चाह रहे हो कि आप रेगुलर विड्रॉल अपने फंड से ले सको तो यू कैन गो फॉर आईडीसीडब्ल्यू। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं आपका कैपिटल रेगुलर बेसिस पे अप्रिशिएट होता रहे, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द ग्रोथ फंड। ऑलराइट, ये जो कैपिटल विड्रॉल है ये ऐसा नहीं है कि जो भी स्टॉक्स बाई किए गए हैं फंड में, उन 25 स्टॉक में जब डिविडेंड आता है उन्हीं डिविडेंड को आगे पास ऑन किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो डिस्क्रिशन रहता है कि कितना कैपिटल वापस जाएगा इन्वेस्टर्स के पास, ये कैसे मूव करेगा, ये जनरली एक फंड मैनेजर काफ़ी अच्छे से डिसाइड कर लेता है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि डिविडेंड सीधा सीधा फ्लो होता है, नहीं वैसा नहीं है। ये जनरली डिपेंड करता है कि वो फंड मैनेजर कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना
चाह रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि सिक्योरिटी सेल करके भी आगे फंड ट्रांसफर किया जाता है। ऑलराइट, सो दोज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। देन वी हैव AUM। AUM एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने शुरू में एक एग्जांपल लिया था 6 इन्वेस्टर्स का जिन्होंने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया था एक पर्टिकुलर फंड में। जनरली वो अमाउंट बहुत छोटा था। इन इंडिया म्यूचुअल फंड में बहुत हेवी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होता है। तो करीबन करीबन 18,000 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट हुए हुए हैं। अलग अलग इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट किए हुए। सो 18,000 करोड़ इज़ अ वेरी गुड अमाउंट जो इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट हुआ है। ये जो टोटल अमाउंट होता है जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है इन द म्यूचुअल फंड, इसको AUM बोला जाता है। दैट इज द एसेट अंडर मैनेजमेंट। ऑलराइट, देन वी हैव एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। एंट्री लोड इज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या कुछ पैसा एडिशनल फी मुझसे ली जा रही है? नहीं, तो यहाँ पे नील लिखा हुआ है। वैसे ही एग्जिट लोड की जब मैं बात करूँ तो अगर मैं मेरे म्यूचुअल फंड्स बेचता हूँ एज एन इन्वेस्टर, ऑलराइट, तो क्या मुझसे कोई एडिशनल फी या एडिशनल चार्जेस लिए जाएंगे? तो वो चीज़ को समझते हैं। ऑलराइट, अगर मैं 12 महीने के अंदर ही रिडीम करता हूँ या स्विच करता हूँ तो इस पर्टिकुलर फंड में 10% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुझे कोई भी एडिशनल एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। मतलब टोटल जो भी आपका फंड है 1 लाख का फंड है मान लो, उसमें से आप 10,000 विड्रॉ कर रहे हो 12 महीने के अंदर, तो क्या आपको कुछ एडिशनल एग्जिट लोड देना पड़ेगा? नहीं। अगर वो 10% के लिए आपको कोई भी एडिशनल एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो, ऑलराइट, वो 10% से ज़्यादा आप एग्जिट ले रहे हो, तो इन दैट केस आपको 1% का एग्जिट लोड देना रहेगा इन दिस केस। और अगर आप 12 महीने के बाद कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, इन दैट केस आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है वो फंड मैनेजर्स के बारे में समझनी है कि कौन इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहा है। देयर आर 2 पीपल, जिनेश गोपानी एंड हितेश दास। ये 2 लोग हैं जो इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जब भी कोई फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर लो। कितने टाइम से वो लोग फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हैं, कैसा फंड मैनेज कर रहे हैं, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्या उन पर कोई गलत एलिगेशंस तो नहीं लगे हुए हैं पास्ट में। ऑल दीज थिंग्स आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा पहले चेक कर लो। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आगे हमारे पास है कि अभी करंटली जो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कैसे इन्वेस्ट हुआ है। तो लार्ज कैप में 86% वो इन्वेस्ट हुआ है, 10% मिड कैप में हुआ हुआ है और स्मॉल कैप में 0.53% हुआ है। ये काफ़ी अलग है जो इनिशियली मैंडेट में बताया गया था। हाँ, इसलिए हमको ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि करंट इन्वेस्टमेंट कितना और कहाँ पे हुआ हुआ है। देन वी हैव द रिस्क पैरामीटर्स। ये रिस्क पैरामीटर्स में 2 रिस्क पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हमें समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है बीटा। ऑलराइट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा का। ऑलराइट, विराट कोहली का वनडे एवरेज 58-59 के आसपास है, रोहित शर्मा का वनडे एवरेज 50 है। ये विराट कोहली का जो एवरेज है 58-59 का, वो एवरेज से हमको ये पता चलता है कि ऑन अ रेगुलर बेसिस विराट कोहली हर मैच में इतने रन तो करीबन करीबन बना ही लेता है, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। ही इज़ अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर और आप जनरली देखोगे तो उनका स्कोर 40, 50, 80, 70, 60 ऐसे के आसपास रिवॉल्व करते रहता है। तो जो एवरेज है वो एक ट्रू पिक्चर डिपिक्ट कर रही है उनके रन्स के बारे में ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। बट रोहित शर्मा के केस में कैसा है, वो एक्सट्रीम पे वर्क करते हैं, तो कभी वो 0 पे आउट हो जाएंगे, कभी वो 264 बना देंगे। तो उनका जो एवरेज से डेविएशन है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, ये जो एवरेज से डेविएशन है इसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो विराट कोहली का जो रन्स है रेगुलर मैचेस में वो एवरेज से इतना डेविएट नहीं होता है, इसलिए विराट कोहली का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा लो होगा। बट रोहित शर्मा के रन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हाई होगा क्योंकि उनके रेगुलर रन्स उनके एवरेज से काफ़ी डेविएट करते हैं। सो गोज विदाउट सेइंग, अगर मैं पूछूं कि दोनों बैट्समैन में रिस्क किस में कम है तो आप लोग सब विराट कोहली सेलेक्ट करोगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड्स में भी वो एक्जैक्टली सेम तरीके से वर्क करता है। जिस भी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है वो एक बेटर फंड होता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क। ऑलराइट, यहाँ पे आपके पास सिर्फ इस म्यूचुअल फंड के बारे में लिखा हुआ है 19.1% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन आप आइसोलेशन में शायद कंपेयर ना कर पाओ। बट जब आप इसी टाइप के दूसरे और फंड्स देखोगे तो उनके साथ आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर कर पाओगे। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम रिटर्न के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखे फंड का कि कैसे वो पर्टिकुलर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम या ज़्यादा है विज़िवी दी अदर फंड्स। ऑलराइट, वैसे हमारे पास बीटा है। ऑलराइट, बीटा इस पर्टिकुलर फंड का 0.9 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इंडेक्स है या फिर जो मेरा बेंचमार्क है वो जब भी 10% से मूव करता है आइदर वेज अप या डाउन, ये जो मेरा पर्टिकुलर फंड है वो 9% के आसपास से मूव करेगा अप या डाउन। सो अच्छी बात ये है कि इंडेक्स भले ही 10% से गिर जाए बट ये पर्टिकुलर फंड ऑन एन एवरेज बेसिस 9% से ही गिरेगा, तो मेरा डाउनफॉल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इसलिए अगेन हम ये बोल सकते हैं कि बीटा अगर कम होता है तो रिस्क भी जो है वो कम होता है। तो इसी के साथ हमने पहले 2 पॉइंट्स कवर कर लिए।
थर्ड पॉइंट जो हमारा डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में जो डिफरेंसेस है उसको हमने बेसिक से कवर कर लिया, बट मैं आपको नंबर्स के साथ भी वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं एक्सपेंस रेशो की बात करूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और उस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम टिकर टेप करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर रन करेंगे। और आप और भी कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो जैसे कि ईटी मनी और भी सारे जो म्यूचुअल फंड एक्चुअली में आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे भी ये स्क्रीनर्स अवेलेबल होते हैं। टिकर टेप का स्क्रीनर मैं यूज़ करूँगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं नई स्क्रीन बना पा रहा हूँ। ऑलराइट, ये नई स्क्रीन बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अलग अलग प्लान्स है, अलग अलग फिल्टर्स है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे एमएफ की यूनिवर्स। ऑलराइट, एमएफ की यूनिवर्स में हम कैटेगरीज समझेंगे। ये कैटेगरीज क्या क्या है? कमोडिटी है, डेट है, इक्विटी है, हाइब्रिड है और अदर्स है। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो कमोडिटीज़ देखेंगे। और कमोडिटीज़ में जो सबसे फ्रीक्वेंट इन्वेस्टमेंट होता है थ्रू म्यूचुअल फंड्स इज़ इन गोल्ड। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे देखोगे, दैट इज़ नंबर वन। और कुछ कुछ ऐसे फंड्स होंगे जो कमोडिटीज़ के साथ साथ इक्विटी और डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज़ देयर। देन वी हैव डेट फंड्स। ऑलराइट, डेट में भी अलग अलग तरह की क्राइटेरियाज है फंड्स की। फॉर एग्जाम्पल कोई डेट फंड्स कम ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई डेट फंड्स ज़्यादा ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और कोई डेट फंड्स बहुत ही लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, रिलायंस है, ये भी अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो ये कंपनीज को जब पैसे उधार पे लेने होते हैं थ्रू बॉन्ड्स, क्या करते हैं ये लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं और बदले में इन्वेस्टर्स ये बॉन्ड को बाई करते हैं और कंपनी को पैसा लेंड करते हैं। वैसे ही जब मान लो गवर्नमेंट को भी बॉन्ड इशू करने होते हैं या फिर गवर्नमेंट उनको भी बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज करना होता है, तो आरबीआई के थ्रू ये बॉन्ड्स को इशू करते हैं और इस तरीके से वो लोग कैपिटल जो है वो बोरो करते हैं, कैपिटल को जो है वो रेज करते हैं। इस तरीके से ये पूरा ट्रांजैक्शन वर्क करता है। अगर हम एज एन इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, हमारा पैसे ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो, हम बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ये बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगेन गोज विदाउट सेइंग, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं, जो बड़े कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं कंपेयर टू जो छोटी कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। वो चीज़ें आपको दिख जाएगी। एंड एट द वेरी सेम टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी आप बॉन्ड्स के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इक्विटी सबसे ज़्यादा फेमस एसेट क्लास है जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट होता है। इक्विटी में आप बहुत अलग अलग तरह के फंड देखोगे, आप थीमेटिक फंड देखोगे, फोकस फंड देखोगे, लार्ज एंड मिड कैप फंड देखोगे, इंडेक्स फंड देखोगे और स्मॉल कैप फंड देखोगे, मिड कैप फंड देखोगे। एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको इक्विटी के अंदर दिखेंगे। ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे मार्क्ड है। देन वी हैव हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। हाइब्रिड फंड में कोई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होगा तो उसमें इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा होगा, डेट का कम होगा। वैसे ही जो बैलेंस होगा उसमें दे ट्राई टू बैलेंस आउट बिटवीन इक्विटी एंड हाइब्रिड। राइट, तो उस तरीके से वो चीज़ें वर्क होती है। और जो लास्ट चीज़ है आपकी अदर्स, उसमें आपके ओवरसीज फंड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना होगा मेरा एसेट का एक फैंग इंडेक्स है, उसमें अगर हमें इन्वेस्ट करना है इंडिया में बैठे बैठे तो मेरा एसेट के ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो तरह के आपके अदर्स में आते हैं। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कौन से म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स और उस पर्सन के रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल मेरी अभी एज 27 है। अभी बहुत लंबा समय बचा है जिसके दौरान मैं काम करूँगा, का नया काम सीखूंगा, मेरी इनकम जनरेट होगी, सैलरीज आएगी, ऑल दोज थिंग्स विल हैपन। एक रेगुलर फ्लो ऑफ कैश फ्लो मुझे मेरे काम करने से मिलता रहेगा। जो भी मेरा फंड है या फिर जो भी मेरी सेविंग्स है उसको मैं एक रिस्कियर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरा ह्यूमन कैपिटल मुझे वो चीज़ अलाउ करता है। इन दैट केस मैं कोशिश करूँगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फंड इक्विटीज़ में इन्वेस्ट हो। बट एज आई मेच्योर, एज यू नो माई एज नियर्स टू 40, 50, 55, 60, आई ट्राई शिफ्टिंग टू एसेट क्लासेज जिसमें रिस्क कम हो, जैसे कि डेट हो गया, गोल्ड हो गया एंड सो फोर्थ। वही थॉट प्रोसेस रहना चाहिए अनटिल अनलेस किसी का कोई अलग कंस्ट्रेंट ना हो। बट जब तक एज के पैरामीटर से हम चीज़ें देख रहे हैं तो इक्विटी का प्रपोर्शन जो है वो ज़्यादा आपका आता है जब आप यंग होते हो, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका इक्विटी प्रपोर्शन कम होकर डेट और गोल्ड की तरफ बढ़ने लगता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू वन थिंग। मेरे अकॉर्डिंग कुछ हम एक नंबर ऑफ फंड सेलेक्ट करते हैं फिल्टर्स अप्लाई करके और देखते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क होती है। मैं एज एन इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो मैं इक्विटी को सिलेक्ट करता हूँ। अगेन आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारे फंड्स लिखे गए थे यहाँ पे, अब 1572 फंड्स ही बचे हैं। राइट, इक्विटी में भी मैं रिस्क ले सकता हूँ इसलिए मैंने इक्विटी सिलेक्ट किया है। बट कुछ कुछ फंड्स जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जैसे कि थीमेटिक फंड्स हो गए, आपके फोकस फंड्स हो गए, आपके स्मॉल कैप फंड्स हो गए, इन सबको मैं अवॉइड करना चाहूँगा। मैं ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क इतना ज़्यादा बेयर
ना करें। थीमेटिक फंड्स, फोकस फंड्स, इन सबको मैं अनटिक कर दूंगा। मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, ELSS में अनटिक कर दूंगा। वो ELSS फंड जो होते हैं वो जनरली आपके टैक्स सेविंग्स के लिए होते हैं, तो उसको मैं अनटिक कर दूंगा। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स, वैल्यू फंड, सेक्टोरल फंड, मल्टी कैप फंड में रहने दे सकता हूँ। अगेन डिविडेंड मुझे जनरेट नहीं करना है फंड्स के थ्रू, ये सारे के सारे सेक्टोरल फंड्स है। सेक्टोरल फंड जनरली पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग में, IT में एंड ऑल सो एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, सो कुछ ही फंड्स मेरे पास बचे हैं ऑलराइट जहाँ पे मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगेन थीमेटिक फंड एक ग्लोबल है, वो भी मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो 67 कुछ फंड्स बचे हैं मेरे पास जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपना पैसा। ये मैंने पहला फिल्टर अप्लाई किया है कि मेरे रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे व्हाट काइंड ऑफ फंड्स आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट इन। अगर आप चाह रहे हो, अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि आपको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और आपको एक थीम पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो आप, तो आप थीमेटिक फंड्स को भी पिक्चर में ला सकते हो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कम इज द प्लान। ऑलराइट, कौन सा प्लान? सो वी हैव IDCW प्लान, ग्रोथ प्लान, बोनस प्लान इज समथिंग दैट वी डू नॉट नीड टू कंसिडर। हमारे IDCW और ग्रोथ के बीच में ही हमको ये डिसीजन लेना होता है। सो एज आई सेड, मुझे जो मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कैपिटल विड्रॉ करना नहीं देख रहा हूँ। सो ग्रोथ प्लान मेक्स मोर सेंस फॉर मी। सो ऑटोमेटिकली देखो अगेन ऑलमोस्ट आधे हो गए फंड जो पहले थे। अब बात आती है AUM की। सो AUM इज कि जो फंड है वो कितना पैसा मैनेज कर रहा है। गोज विदाउट सेइंग, अगर वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा अमाउंट मैनेज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर है, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने उस फंड पे ट्रस्ट किया है। सो इसलिए एनीथिंग दैट इज मोर देन 10,000 इज समथिंग दैट आई वुड नॉट माइंड। सो 10,000 का अपने मिनिमम क्राइटेरिया लगाते हैं एंड अप टिल द मैक्सिमम वैल्यू आई एम ओके विद। ऑलराइट, देन आई हैव 3 ईयर केगर। ऑलराइट, 3 साल का जो हम केगर की बात कर रहे हैं, कम से कम मैं ये तो देखूंगा कि वो फंड 10% से ज़्यादा जनरेट करे, बिकॉज 3 साल के दौरान में अगर एनुअल रेट 10% से भी कम है तो हो सकता है शायद वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, सो दैट इज़ द आइडिया कि उतना हो। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो बेसिकली क्या है कि अगर आप 100 रुपये फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सालाना बेसिस पे आपका मोटा मोटी कितना खर्चा लग रहा है वो 100 रुपये मैनेज करने के लिए बाय द फंड मैनेजर, वो ये अमाउंट होता है। सो मैं चाहूँगा कि एक्सपेंस रेशो कम से कम हो। सो आई वुड वांट कि एक्सपेंस रेशो एटलीस्ट 1.2 से तो कम ही हो। तो सम एनीथिंग बिटवीन 0 to 1.2 इज फाइन विथ मी। ऑलराइट, सो दैट दोज आर दोज थिंग्स। नाउ वी हैव 24 रिजल्ट्स। ऑलराइट, 24 फंड्स हमारे पास निकल के आए हैं। हम और चाहे तो और भी फिल्टर ऐड कर सकते हैं। हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल रिस्क के पैरामीटर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात की थी। ऑलराइट, सो स्टैंडर्ड डेविएशन आप ऐड कर सकते हो बाय एडिंग द वोलेटिलिटी पार्ट। ऑलराइट, कैटेगरी स्टैंडर्ड डेविएशन का भी ऐड कर सकते हो। सो वो चीज़ें कर सकते हो। कैटेगरी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया कि जो भी हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे लिस्ट होकर आ रही है, वो जो म्यूचुअल फंड किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। सो उस तरीके से आप यहाँ पे और भी फिल्टर्स अपने ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिटर्न्स में केवल 3 साल का नहीं बट 5 साल का रिटर्न भी आपको ऐड करना है, ऑलराइट, सो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। 5 ईयर का आपका CAGR वाला पार्ट आप ऐड कर सकते हो। अगेन उसमें भी आप एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि 5 साल के पीरियड में भी 12% रिटर्न तो कम से कम जनरेट किया ही हो। ऑलराइट, सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन ईजिली ऐड। सो आप देखोगे आपके बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड्स निकल के आते हैं जो ये सारी क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि कैसे वर्क हो रहा है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पे जो भी पहला नाम आ रहा है उसमें अपना पैसा डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, खुद का फिल्टर लगाना है और फिर ही आपको अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। बट द होल आइडिया इज़ कि इस तरीके से आप एटलीस्ट ये सीख जाओगे कि आपको सही से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करना होता है। ऑलराइट, वैसे ही इन द वेरी सिमिलर वे एक और जो मुझे लगता है पैरामीटर जो आ सकता है रेशोज़ में इज़ द शार्प रेशो। ऑलराइट, शार्प रेशो को मैं पूरा इन डिटेल नहीं समझाऊंगा। शार्प रेशो का मैं एक बेसिक मीनिंग आपको समझाऊंगा कि कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो सिर्फ रिटर्न दिखते हैं, कुछ कुछ पैरामीटर होते हैं जो सिर्फ रिस्क दिखते हैं। शार्प रेशो एक ऐसा पैरामीटर है जो एक फ्रैक्शन बनाता है और फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसमें वो रिटर्न लेता है और डिनोमिनेटर में वो रिस्क लेता है। ऑलराइट, सो गोज विदाउट सेइंग, अगर मेरा न्यूमरेटर में रिटर्न है और डिनोमिनेटर में रिस्क है तो अगर मेरा रिटर्न ज़्यादा है तो शार्प रेशो ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर मेरा न्यूमरेटर ज़्यादा है तो शार्प रेशो ज़्यादा हो जाएगा। अगर मेरा रिस्क कम है, अगर मेरा डिनोमिनेटर कम है तो अगेन शार्प रेशो ज़्यादा हो जाएगा। सो दी होल आइडिया इसकी फ्रैक्शन को बड़ा करने के लिए या तो रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए या तो आपका रिस्क कम होना चाहिए। तो शार्प रेशो अगेन एक क्राइटेरिया है जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हायर द शार्प रेशो बेटर इट इज। ऑलराइट, सो देखो आप फिल्टर में आपको शार्प रेशो भी यहाँ पे दिख रहा होगा। हमको उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मेरा शार्प रेशो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे हो। ऑलराइट, इसी तरीके से आप चाहे और भी फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, बट ये मेजॉरिटी ऑफ द फिल्टर्स है जिनको हमको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस आई एम होपिंग कि आपको कैसे फंड सेलेक्ट करना है वो अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए थोड़ा सा इन डिटेल जो फर्स्ट फंड आया है हमारे पास उसके बारे में समझते हैं। हमारा
क्राइटेरिया है जो वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो कि आपको टॉप से बॉटम क्या चाहिए, आपको पहला फंड कौन सा चाहिए, दूसरा फंड कौन सा चाहिए, आपको केगर के हिसाब से अरेंज चाहिए या फिर आपको एक्सपेंस रेशो के हिसाब से अरेंज चाहिए या फिर आपको वोलेटिलिटी या फिर शार्प रेशो के हिसाब से अरेंज चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे, सो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि पराग पारेख का फंड आया था, तो लेट्स जस्ट गो देयर एंड रीड अबाउट इट और कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हो सकता है कि फ़ंड के बारे में और चीज़ें हो जो हम लोग को जाननी चाहिए हो, तो हम फ़ंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 साल, 5 साल, 6 महीने, 1 साल का रिटर्न कैसा था। अगेन यू कैन सी दी एसेट अंडर मैनेजमेंट 40,000 करोड़ रुपए फंड मैनेज कर रहा है। रिस्क कितना है, बहुत हाई रिस्क है इसमें। एक्सपेंस रेशो 0.67 है विच इज़ डिसेंट इनफ। शार्प रेशो 1.86 है जो अच्छा है। कैटेगरी एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशो होता है क्या और कैलकुलेट कैसे होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे, बट ये चीज़ हमको ब्रीफ में समझ में आ रही है। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके फंड मैनेजर कौन कौन है, ये 4 फंड मैनेजर्स हैं यहाँ पे। एंड एट द वेरी सेम टाइम आप देख पा रहे हो कि आपको अगर मंथली इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या केगर बना है, आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको क्या केगर बना है। उसके साथ साथ एक चीज़ जो समझना ज़रूरी है इज़ दी एग्जिट लोड। ऑलराइट, एग्जिट लोड कैसा है, तो 2% का एग्जिट लोड है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा विड्रॉ कर लेते हो। दैट इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 10% अपने यूनिट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर आपको 2% का एग्जिट लोड लगता है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा भी रखते हो तो भी 10% से ऊपर के विड्रॉल पे आपको 1% का तो एग्जिट लोड फिर भी देना ही देना है। सो इस तरीके से आपको चीज़ें वर्कआउट हो रही है यहाँ पे। कम से कम अगर आपका पैसा 2 साल के बाद आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको एग्जिट लोड नहीं लग रहा है। इसलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एग्जिट लोड कितना बड़ा है। 2% आपके वैल्यू का फंड ले लेगा आपसे बिकॉज आप अर्ली विड्रॉल कर रहे हो। सो अगर आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा है, अगर आप 5 साल 8 साल के लिए इन्वेस्ट रहना चाह रहे हो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो ही आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाता है ये। ऑलराइट, और इसका बेंचमार्क आप देख पा रहे हो, इसका बेंचमार्क ऑलरेडी हमारे पास है निफ्टी 500 TRI। सो दैट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस। सो इसके प्योर फंड्स भी है यहाँ पे जो आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कंपेयर विद पियर्स में आके चीज़ें देख सकते हो कि कोटक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और UTI फ्लेक्सी कैप ने कैसे कैसे रिटर्न्स परफॉर्म किए। ऑलराइट, रेशोज़ के बेसिस पे देख सकते हो, स्कीम्स के बेसिस पे देख सकते हो, जिसमें आप एक्सपेंस रेशो, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीज़ें इजीली कंपेयर कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें वर्क होती है। आई एम होपिंग विद दिस कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक्जैक्टली नंबर्स कैलकुलेट हुए कैसे। अब बात आती है, हमको समझना है कि एक्सपेंस रेशो जो है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं एक्सपेंस रेशो एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होता है और लेवी कैसे होता है। ऑलराइट, सो ये एक चीज़ है जो बहुत कम लोग आपको अच्छे से बता पाते हैं। ऑलराइट, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जनरली लोग क्या बोल जाते हैं एक्सपेंस रेशो के बारे में और एक्चुअल में एक्सपेंस रेशो वर्क कैसे करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, मान लो कि आपने 10,000 रुपये फंड में इन्वेस्ट किए हुए। ऑलराइट, और आपका जो एक्सपेंस रेशो है इज समवेयर अराउंड 1.5%, ठीक है। ये एक्सपेंस रेशो सालाना बेसिस पे कोट होता है। सो 1.5% का जो रेट है वो आपका ईयरली बेसिस पे है, ठीक है। डे 0 पे आपकी फ़ंड की वैल्यू है 10,000। ऑलराइट, डे 1 पे आपके फ़ंड की वैल्यू कुछ बढ़ेगी या घटेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट कैसा होता है। सो ये जो डे 0 पे आपका फ़ंड का वैल्यू है 10,000, वो पूरा 10,000 नहीं रहता है। वहीं पे ही जो फंड है वो डे 0 पे ही आपका कुछ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रेशो के नाम पे कट कर लेगा। कितना अमाउंट होगा वो, दैट वुड बी 1.5% डिवाइड बाई 365। ऑलराइट, डिवाइड बाई 365। सो ये आपका परसेंटेज टर्म्स में आएगा। लेट्स जस्ट सी कितना आ रहा है ये, इट इज़ 0.0041%। तो ये जो अमाउंट है ये आपका फंड पहले ही दिन पे विड्रॉ कर लेगा। तो 0.41 का जो अमाउंट है वो विड्रॉ हो रहा है, तो नेट नेट आपका अमाउंट कितना इन्वेस्ट होता है, 10,000 माइनस 0.41 इन्वेस्ट होता है आपका। सो दैट कम्स आउट टू बी 999.58904। सो एवरी डे बेसिस पे आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो आप पे लेवी होगा और इस तरीके से डिडक्ट होगा। नाउ फॉर एग्जांपल, ये आपकी फंड की वैल्यू थी डे 0 पे आफ्टर यू मेड द इन्वेस्टमेंट। अब ये नेक्स्ट डे पे से फॉर एग्जांपल 10,500 हो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट डे पे 10,500 हो जाती है। सो अगेन आपका एक्सपेंस रेशो कितना है, 0.0041% है ऑन अ डेली बेसिस। ऑलराइट, ऑन अ डेली बेसिस आपका एक्सपेंस रेशो है 0.0041। सो नाउ अगेन अब जो आपका एक्सपेंस रेशो है ये आपका वापस डेली बेसिस ही इनकर होगा। तो कैसे होगा ये, 0.0041% मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्न्स आउट टू बी 0.43। ऑलराइट, 0.43। आपके फंड की नेट वैल्यू कितनी बचेगी, 10,500 माइनस दिस अमाउंट। ऑलराइट, सो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1.5% का एक्सपेंस रेशो है ये आपका
एवरी डे बेसिस पे ही डिडक्ट होता है, ना कि आपका सालाना डिडक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका 100 रुपये में से 1.5 रुपये फंड आखिरी के दिन पे माइनस कर देता है, ऐसा नहीं होता है। एवरी डे जैसे जैसे फंड की वैल्यू मूव होती है, जैसे जैसे आपके अमाउंट की वैल्यू मूव होती है, वैसे वैसे ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट होते जाता है। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एक्सपेंस रेशो है कैसे वर्कआउट हो रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट स्कीम और रेगुलर स्कीम के बारे में बात किया था, तो डायरेक्ट स्कीम में आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो जनरली कम होता है, और आपकी जो रेगुलर स्कीम है उसमें आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए 1.5% का एक्सपेंस रेशो आपका रेगुलर स्कीम में, तो डायरेक्ट स्कीम में ये यही सेम 0.5% था। तो आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली जो नंबर्स चेंज हुए हैं, आपका एक्सपेंस रेशो 0.43 0.41 से कम होकर कितना हो गया, 0.13 0.14 हो गया। सो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑन अ डेली बेसिस आप ये इतना इतना अमाउंट सेव करते जाइए, बिकॉज आप ये चीज़ 20 साल 30 साल के लिए कर रहे हो, जिसमें 6 से 7 हज़ार दिन होते हैं, और 6 से 7 हज़ार दिन के बेसिस पे अगर आप ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी सेव करते जा रहे हो, तो एंड में ये बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है। क्योंकि आपका 20 साल के बाद फंड का वैल्यू 10 हज़ार नहीं रहने वाला, वो बढ़ के 50 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख भी हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमको लोअर एक्सपेंस रेशो वाले फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में रखना इंपॉर्टेंट है, और वो साथ ही साथ अच्छे रिटर्न्स भी दे। सो इसलिए हम इतना एम्फेसाइज करते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स बेटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशो कम होता है, और वो जो 0.75 और 1% का आप सेविंग्स कर पाते हो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो इस तरीके से एक्सपेंस रेशो वर्कआउट होता है। और अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज़ एनएवी का, दैट इज़ नेट एसेट वैल्यू। जैसे आप कभी भी स्टॉक का परचेज करते हो, तो आपको कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं एट अ सर्टेन प्राइस। तो जो प्राइस होता है वो म्यूचुअल फंड के केस में एनएवी कहा जाता है, और आपको जो शेयर्स मिलते हैं स्टॉक के केस में, यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को यूनिट्स कहा जाता है। सो आइए देखते हैं वो कैसे वर्कआउट होता है। मान लीजिए 5 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये एक पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट किए। ऑलराइट, तो अभी फंड नया है, फंड नया इशू लेके आया है। जैसे आप जानते हो कि स्टॉक में आईपीओ होता है, वैसे ही फंड में आपका एनएफओ होता है, दैट इज़ न्यू फंड ऑफरिंग। तो मान लीजिए अभी वो 10 रुपये के एनएवी पे लेके आया है ये चीज़। ऑलराइट, सो 10 रुपये के एनएवी पे लेके आया है, तो आप समझते हैं कि कितने यूनिट्स हर एक इन्वेस्टर को एलोकेट होंगे। सो अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 10 रुपीज़ का एनएवी है, सो मुझे 10,000 डिवाइड बाई 10 कुछ हज़ार यूनिट्स जो है एलोकेट होंगे। ऑलराइट, तो वो मुझे सेम वर्कआउट होगा फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स दैट आई हैव। सो कितने टोटल यूनिट्स एलोकेट हो चुके हैं, 5,000 यूनिट आपके एलोकेट हो चुके हैं, जो कि सारे ही इन्वेस्टर्स का टोटल है। ऑलराइट, यहाँ पे हम एनएवी लिख लेते हैं। एनएवी मेरा कितना आ रहा है, सबके सारे केस में 10-10-10 आ रहा है। ऑलराइट, अभी ये फंड जो है वो नया इशू लेके ही आया है, इसलिए करंट एनएवी पे मेरा जो फंड है वो वर्कआउट कर गया है। अब मान लीजिए टोटल आपके यहाँ पे भी हम सम लिख लेते हैं, ये सम आपका 50,000 का है। ऑलराइट, अब मान लीजिए कल को मार्केट्स में मूवमेंट होती है, स्टॉक प्राइस बढ़ता है गिरता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो फंड का साइज़ है वो भी मूव करेगा। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट से कि जो 50,000 की वैल्यू है ये 50,500 हो गई। ऑलराइट, ये 50,000 की जो वैल्यू है 50,500 हो गई। अब हमारे पास कितने यूनिट्स है, हमारे पास यूनिट्स तो अभी भी 5,000 ही है। ऑलराइट, पर अब पर यूनिट की वैल्यू जो कि एनएवी होती है वो कितनी हो गई है, 50,500 डिवाइड बाई 5,000, सो 10.1 हो गई है। अब आप एक चीज़ सिमिलरली देख पा रहे होंगे कि 50,000 से वैल्यू कितनी बढ़ी, 50,500 हुई, 10%, 1% से वैल्यू बढ़ी। अब 50,000 से आप देख पा रहे हैं कितनी वैल्यू बढ़ी, 50,500 हुई, 1% से वैल्यू बढ़ी। तो आपकी जो एनएवी की वैल्यू भी है वो भी आपकी 1% से बढ़ी है। ऑलराइट, सो इस तरीके से एनएवी में क्या रहता है, एक डायरेक्ट रिलेशन रहता है विद द फंड साइज। ऑलराइट, अगर फंड जो है ईयूएम जो है वो बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली एयूएम भी जो है वो बढ़ रहा है। ऑलराइट, अब हमने जब वो फैक्ट शीट देखी थी एक्सेस की, तो हमने देखा था वो एक ओपन एंडेड स्कीम थी। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब क्या होता है कि फंड का इशुएंस आने के बाद भी इन्वेस्टर्स वो पर्टिकुलर फंड से पैसा विड्रॉ या फिर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर फंड में। तो मान लेते हैं कि अब एक एफ करके इन्वेस्टर आ रहा है, वो थोड़ा सा लेट है, पर इस फंड में उसको इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, वो भी कुछ 10,000 रुपये लेके आ रहा है। ऑलराइट, वो भी कुछ 10,000 रुपये लेके आ रहा है, और वो पर्टिकुलर फंड को दे रहा है कि भाई मेरे 10,000 रुपये भी लो और मुझे भी आपके साथ इन्वेस्ट करना है। तो फंड बोलेगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे, लेकिन आपको अब नए एनएवी पे जो यूनिट्स है वो एलोकेट होंगे। अब नया एनएवी क्या है मेरा, 10.10 है। तो जो 10,000 रुपये आ रहे हैं आपके, वो आपके 10.10 प्राइस पे या फिर एनएवी पे एलोकेट होंगे। तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को 1,000 यूनिट्स नहीं मिलेंगे, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को कितने यूनिट्स मिलेंगे, 990 यूनिट्स ही मिलेंगे, या फिर 990.09901 यूनिट्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी घटता बढ़ता है, एनएवी का वैल्यू भी घटता बढ़ता है, उस तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स जो इशू हो रहे हैं नए या विड्रॉ हो रहे हैं वो भी चेंज होते रहते हैं।
ऑलराइट, अब मान लीजिए कल को कोई इन्वेस्टर आता है और उस समय फंड की वैल्यू हो जाती है 50,500 से कम होके 49,500, और वो भी इन्वेस्ट करना चाहता है कुछ 10,000 रुपये। ऑलराइट, सो जी मार्क करते हैं 10,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए। ऑलराइट, नाउ इन दैट केस उनका भी जो एनएवी आएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो एनएवी क्या होगा उनका एनएवी हो जाएगा 49,500 डिवाइड बाई 5,000, तो उनका 9.9 हो जाएगा, क्योंकि 10% अब 1% से चीज़ें गिरी है। सो उनको कितने यूनिट्स मिलेंगे? उनको थोड़े से ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, उनको करीबन 1010 यूनिट्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एनएवी का मूवमेंट होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे। जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं उसमें आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो, और ये जो बाइंग सेलिंग होती है वो डायरेक्टली फंड के साथ ही होती है। तो फंड उस समय का जो भी एनएवी चल रहा होता है उस पर्टिकुलर एनएवी पे आपको या तो नए यूनिट्स इशू करके दे देता है। अगर आप एज ए सेलर जा रहे हो, आप बेचना चाह रहे हो अपने यूनिट्स, तो उस पर्टिकुलर एनएवी पे आपके यूनिट्स वो फंड जो है वो खरीद लेता है और आप बेच पाते हो। तो इस तरीके से पूरा ट्रांजैक्शन वर्क करता है। इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एनएवी की वैल्यू ही हमारे फंड की या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताता है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि एमआरएफ इंडिया में सबसे महंगा शेयर है। ऑलराइट, बट इंडिया में सबसे महंगी कंपनी या सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी कौन सी है? रिलायंस है। सो वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के केस में भी एनएवी का वैल्यू क्या है वो ये डिटरमाइन नहीं करता है कि कौन सा फंड बड़ा है या फिर कौन सा फंड का वैल्यू ज़्यादा है, वो टोटल एयूएम ही डिसाइड करता है। सो आप जैसे जानते हैं कि एमआरएफ का शेयर 1,08,000 का है और रिलायंस का 2,500 का है, बट फिर भी रिलायंस बड़ी कंपनी है। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है उसका एनएवी 12 या 13 रुपये है, और कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है जिसका एनएवी 1,000 रुपये है, तो भी हो सकता है कि वो 10-12 रुपये वाला जो एनएवी वाला म्यूचुअल फंड है उसकी टोटल वैल्यू ज़्यादा हो बेस्ड ऑन उन्होंने कितने यूनिट्स इशू किए हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे वर्क होती है। ऑलराइट, इसलिए इसे ओपन एंडेड फंड बोलते हैं। और जो दूसरे क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं जो ओपन एंडेड फंड से थोड़े से अलग होते हैं, उन केस में एक बार एनएफओ आ जाता है उसके बाद रेगुलर इंटरेक्शन नहीं हो सकता है बाइंग सेलिंग का, विड्रॉल का और सबमिशन का विद द फंड। ऑलराइट, सो वो एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है बिटवीन एन ओपन एंडेड फंड एंड अ क्लोज एंडेड फंड। अब जब हमें ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड का डिफरेंस समझ में आ गया, तो हमको ये भी समझना जरूरी है कि जो ओपन एंडेड फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर पैसा विड्रॉ कर रहे हो, क्या इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट नेसेसरी है? नहीं, आपको इसके लिए एक डीमैट अकाउंट नेसेसरी नहीं है। दो आपका केवाईसी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, बट जैसे मैंने आपको कहा आप कैसे कर सकते हो, या तो आप एएमसी के प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो वो चीज़ होना ज़रूरी है, बट एक ब्रोकर अकाउंट होना, एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। सो दैट इज़ देयर। एंड इसी के साथ साथ आप लोग को ये भी डाउट आएगा कि ईटीएफ्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड से अलग कैसे होता है, तो उनके उसके लिए हमने एक डिटेल्ड में एक सीरीज़ बनाई है जिसको आप क्लिक करके समझ सकते हैं कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग होती क्या है, ईटीएफ के बेसिक्स क्या होते हैं, उसमें क्या कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, इंडिया में ईटीएफ्स का पूरा जो इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो हो रहा है। सो दैट थिंग यू कैन गो एंड वॉच आउट एंड आप उसको इजीली समझ पाएंगे वहाँ। वो भी हमने हिंदी में ही डिस्कस किया है, तो आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट विच आई वांट टू डिस्कस इज कि म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेस कैसे वर्क करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको जो डिविडेंड वाला पार्ट है उसके टैक्सेस कैसे वर्क होते हैं वो बता देता हूँ। उसके बाद में आपको कैपिटल गेन्स पे टैक्सेस कैसे वर्क होते हैं वो बता देता हूँ। सो डिविडेंड्स वाले जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं उस पर टैक्सेस बहुत अलग तरीके से वर्क करते हैं। आज के टाइम पे उस पर टीडीएस कट होके आता है। सो से फॉर एग्जांपल अगर आपका डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से ऊपर है तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं 10% टीडीएस कट करके आपको पैसा आगे भेजते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका डिविडेंड का अमाउंट बनता है 1,00,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का, गिविंग यू एन एग्जांपल, वो आपका टीडीएस कट कर देते हैं। अब हो सकता है कि शायद आप एलिजिबल ना हो टैक्स पे करने के लिए अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, ये टीडीएस को आप रिक्लेम कर सकते हो और आपको जब आप टैक्स फाइल करो अपना, रिटर्न फाइल करो अपना, तो आपको ऑटोमेटिकली पैसा वापस मिल जाता है। खाली इसमें एक थ्रेशोल्ड है जो रेगुलेटरी बॉडीज ने छोड़ रखा है, दैट इज जो भी टीडीएस कट होता है वो 5,000 रुपये के डिविडेंड के ऊपर ही कट होता है। और 5,000 का एक बेयर मिनिमम अमाउंट है, अगर 5,000 तक का डिविडेंड जा रहा है तो वहाँ पे टीडीएस कट नहीं होता है। उसके ऊपर भी जाता है तो ये पर्टिकुलर अमाउंट का आपको एग्जाम्पशन मिलता है, उसके बाद टीडीएस कट होता है। हाउ एवर वो टीडीएस को आप रिक्लेम कर सकते हो, गिवन कि आप टैक्स स्लैब में आते ही नहीं हो कि ये टैक्स आपको पे करना बनता है। सो इस तरीके से टीडीएस वर्क करता है डिविडेंड्स वाले आपके म्यूचुअल फंड्स पे। नेक्स्ट अप इज कैपिटल गेन्स। जो इक्विटी वाली स्कीम्स हमने डिस्कस की थी जहाँ पे सारा ही पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, वहाँ पे दो तरह के कैपिटल गेन्स वर्क करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म गेन्स। अगर आपकी होल्डिंग 12 महीने से ऊपर है, ऑलराइट,
फिर आप बेच रहे हो और आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट वाला कंपोनेंट है उस पर आपको 10% LTCG टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर आप 12 महीने के अंदर बेच रहे हो और आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 15% कैपिटल गेंस बुक करना पड़ता है। हाउएवर इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि आपको 1 लाख तक के कैपिटल गेंस पे एग्जेम्पशन भी मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड हो तो। सो दोज थिंग्स आर समथिंग दैट यू शुड लुक एट। ऑलराइट, सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात आती है नॉन इक्विटी स्कीम्स की, जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही सुंदर सा टेबल आपके लिए बनाया हुआ है जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो लॉजिक सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पर्टिकुलर स्कीम में इक्विटी का एक्सपोजर कितना है। कोई भी अगर आप स्कीम ले रहे हो, हाइब्रिड स्कीम ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, उसमें इक्विटी का एक्सपोजर कितना है। अगर इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा है तो अलग तरीके से टैक्सेशन वर्क करता है, अगर इक्विटी का एक्सपोजर कम है तो अलग तरीके से टैक्सेशन वर्क करता है। अब मान लीजिए इक्विटी का एक्सपोजर 65% से ज़्यादा है, सो इन दैट केस आपको 15% का टैक्स लगता है STCG पे, और 12 महीने के थ्रेशोल्ड के साथ। अगर मान लीजिए आपका 65% से ज़्यादा का ही इक्विटी एक्सपोजर है तो आपका लॉन्ग टर्म गेन्स जो है वो 10% पे टैक्स होता है आफ्टर 1 ईयर होल्डिंग पीरियड। ऑलराइट, सो वही जो हमने अभी डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही तरीके से वर्क हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, बट फॉर टाइम बीइंग आपको ये समझना है कि 15% और 10% है और 12 महीने का आपका थ्रेशोल्ड है। अब मान लीजिए आप कोई फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें इक्विटी एक्सपोजर 35 to 65% के बीच में है। इन दैट केस जो शॉर्ट टर्म गेन्स है वो आपको आपके मार्जिनल टैक्स रेट पे ही लगेंगे, आपके इनकम स्लैब्स के अकॉर्डिंग। और जो आपके लॉन्ग टर्म गेन्स है वो आपको 20% रेट के हिसाब से देने पड़ेंगे, जिसमें आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। बट ध्यान रहे यहाँ पे 35 to 65% वाले ब्रैकेट में आपका जो थ्रेशोल्ड है वो पहले 12 महीने था लेकिन अब 36 मंथ्स का हो गया। ऑलराइट, सो 36 मंथ्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स है या लॉन्ग टर्म गेन्स है। अगर ये शॉर्ट टर्म गेन्स है तो आपको आपके मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स भरना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म गेन्स है तो आपको 20% टैक्स रेट यूज़ करना पड़ेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, और 3 साल का आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो कंसिडर होता है। अब इंडेक्सेशन होता है क्या वो मैं आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, एंड लास्टली अगर आपका 0 to 35% का इक्विटी एक्सपोजर है, इन दैट केस आपका STCG और LTCG दोनों ही केस में आपको मार्जिनल टैक्स रेट के हिसाब से पेमेंट करना रहता है टैक्स का। ऑलराइट, अब बात आती है इंडेक्सेशन के बारे में। तो इंडेक्सेशन को समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम कि ये 35 to 65% वाले ब्रैकेट में है। इन दैट केस आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए। ऑलराइट, 4 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, उसके बाद आपका पैसा हो गया 50,000 रुपये। ऑलराइट, सो जनरली क्या होता है, आपका प्रॉफिट 40,000 दिखता, उस 40,000 पे आपको 20% का टैक्स भरना पड़ता अकॉर्डिंग टू LTCG जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी इंक्लूड करना है। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे इंक्लूड कर सकते हो आप, देखो पहले तो हम लिख लेते हैं कि आपका प्रॉफिट अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं इंक्लूड करते तो 40,000 का आता। ऑलराइट, सो दैट इज नंबर 1 थिंग। अब आप मान लीजिए कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट इंक्लूड कर रहे हैं, सो इन 4 सालों में या फिर जो भी हम टाइम पीरियड ले रहे हैं उस दौरान आपका इन्फ्लेशन भी रहा होगा। तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या कहता है कि आप अपना जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी आप इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर लीजिए और फिर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 5% का अपना इन्फ्लेशन रेट रहा होगा। सो इन दैट केस आपका 10,000 इंटू 1 + 5% टू द पावर, मान लीजिए हम 4 साल की ही बात करें तो 4 साल का आपका कुछ 12,155 रुपये आता है। सो ये जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ना, यही एडजस्ट हो गई है फॉर इन्फ्लेशन, और अभी 12,155 रुपये आ रहा है। अब आपका प्रॉफिट कितना आता है, अब आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका 50,000 माइनस 12,155 हो जाएगा। तो पहले आपको 40,000 के प्रॉफिट पर टैक्स पे करना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए अब आपको टैक्स केवल 37,844 रुपीज़ के अमाउंट पे ही करना पड़ेगा। सो इस तरीके से इंडेक्सेशन का फ़ायदा आप ले सकते हैं। ऑलराइट, सो ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप बिफोर यू फाइल योर टैक्सेस। सो आई एम होपिंग कि इसके साथ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि चीज़ें कैसे वर्क होती है। तो ध्यान रहे, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये वीडियो को अगर आप ध्यान में रखते हो तो 10 में से 9 चीज़ें तो आपकी ऐसे ही क्लियर हो जाती है। सो जैसे जैसे आप खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके चीज़ें देखते हो करते हो तो आप बेटर इन्वेस्टर बन जाओगे म्यूचुअल फंड के। और लंबे समय के लिए अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। क्योंकि सिंस आप एक फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, इन मोस्ट लाइकलीहुड वो फंड मैनेजर आपसे काफ़ी स्मार्ट ही होगा मार्केट्स को लेके, मार्केट्स में वो आपसे बेटर ही वे में इन्वेस्ट करेगा इन मोस्ट केसेस। इसीलिए इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड कि सभी लोग म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट कुछ नहीं तो SIP इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू तो रेगुलरली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेगी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स आउट। आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो वी कैन मेक मोर ट्यूटोरियल्स फॉर यू, एंड वी कैन अश्योर दैट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको जो स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंस की नॉलेज का एक गो टू प्लेटफॉर्म है वो हम बन जाए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहे। थैंक यू।